हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली बेटा आपका री-नीट का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। माई सेल्फ डॉक्टर सारिका मेहता एंड माई सेल्फ गरिमा वाशने। वी आर फ्रॉम स्कॉलर्स डैन टीम। बेटा हम आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस बताने जा रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें बेटा तो इस बार जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट आया है। हम लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली थोड़ा सा पेपर ठीक था। हाँ, मतलब पेपर ठीक था। हाँ। और कोई इसमें इस बार बेटा कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। जैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो वो बेटा लास्ट में आपका जो एनसीईआरटी का टेबल है वहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंड मैम प्रोटीन्स का क्वेश्चन आया था एक बायोमोलिक्यूल से एंड एक आपका जो डायरेक्ट आया है एमिनो एसिड का मिथ्योनाइन वाला। तो बेटा ये 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से थे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वन सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ कोड 70। सो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों टॉलीन की रिएक्शन अगर हम CrO2 Cl2 CH2 के साथ करेंगे सो दिस इज इटार्ड रिएक्शन और इसका जो प्रोडक्ट रहता है बच्चों, अगर टॉलीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में CrO2 Cl2 CH2 और सेकेंड स्टेप में अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा बेंजल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड कीटोन्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें पूछा है कि कौन सा चूज द फॉलोइंग रिएक्शन। देन आंसर अगर हम फर्स्ट देखें, कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विद PD एंड BSO4। तो बच्चों ये जो आपका पहला रिएक्शन है इट इज रोजनमन रिडक्शन एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दैट कंपाउंड P, ये कंपाउंड P है बच्चों। और अगर हम बेंजोइल क्लोराइड का रोजनमन रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2PD BaSO4 तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा बेंजल्डिहाइड। सो अगर हम बाकी ऑप्शंस ना भी देखें तब भी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बट अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं, ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड B with saturated sodium bicarbonate solution brisk effervescence is observed। तो बच्चों ये जो कंपाउंड P है बेंजल्डिहाइड ये कोई एसिड नहीं है, सो इट विल नॉट गिव brisk effervescence of CO2 with NaHCO3। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो अगर हम बेटा इसमें बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 और CH3COCl के साथ करें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ CH3COCl और AlCl3 से तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका एसीटोफिनॉल। सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड अगर फोर्थ की बात करें बच्चों तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन P, बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ अगर मैं P की बात करूं तो एल्डिहाइड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये आपका रिएक्शन नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिना हेलोजन कैरियर के रिएक्शन नहीं देते हैं लाइक AlCl3। तो इस ऑप्शन में डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन फोर्थ नहीं देगा। तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो 46 का आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। नाउ मूव ऑन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 बेटा ये आपका आया है एल्कीन से, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। तो चलिए बेटा यहाँ पर 2 रिएक्शन दी गई है, पहला आपका हेलोजिनेशन एंड सेकंड आपका ऑक्सीडेशन। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांसब्यूटोइन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवा रहे हैं Br2CCl4। और बेटा आपको भी पता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। तो बेटा जब भी हम ट्रांस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे Br2CCl4 तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा इरिथ्रो। और इरिथ्रो कंपाउंड बेटा आपके क्या होंगे मीजो, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि यहाँ पर जो कंपाउंड दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है न्यूमैन में। तो बेटा इसको आप पहले क्या बनाना पड़ेगा फिशर। और अगर मैं इस कंपाउंड का क्या बनाती हूँ फिशर, फ्रंट कार्बन Br, यहाँ पर मिथाइल H, बैक कार्बन H मिथाइल Br। और अगर आप बेटा इस कंपाउंड में इवन चेंज करोगे तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। इस कंपाउंड का जो फिशर बनेगा वो आपका फिशर बनेगा Me, यहाँ Br, यहाँ H। और अगर हम ऊपर वाले कंपाउंड में करें तो यहाँ Br, यहाँ Me और यहाँ H। दैट्स वाई बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। नाउ बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, दैट इज योर बेयर रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन है जिसमें सिस ब्यूटोइन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं एल्कलाइन KMnO4।
और बेटा जब हम सिस ब्यूटूइन की रिएक्शन KMnO4 के साथ कराएंगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिन एडिशन। और बेटा अगर सिन एडिशन है तो अगेन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मीजो। दिस प्रोडक्ट इज मीजो। और बेटा अगर अगेन न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को पहले आप किसमें कन्वर्ट करिए, फिशर OH मिथाइल H, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें HOH मिथाइल। और अगर इस कंपाउंड में मैं इवन चेंजेस करूंगी तो बेटा इट विल कन्वर्टेड इनटू दिस फिशर। तो बेटा दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। इसमें ये लिखा हुआ है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं इन जनरल ग्रिग्नार्ड को लिखूं तो RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की कभी भी हम रिएक्शन कराते हैं ऐसे कंपाउंड से जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्सेट्रा इनसे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 में ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बेटा यहां पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, राइट। साइक्लोहेक्सेन पर NH2 लगा हुआ है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है, माइनस प्लस, सो द प्रोडक्ट विल बी साइक्लोहेक्सेन। यहां से हाइड्रोजन ये बेस है, एसिड से H+ आयन लेगा। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर फर्स्ट। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूं बच्चों, तो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इज। अगर ऑप्शन को देखें, नंबर 1, इन अल्फा हेलिसेस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। सो दिस इज रॉन्ग। जिसमें बेटा यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड स्क्रू में ट्विस्टेड होती हैं, जिसके कारण नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। नहीं बच्चों, इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर हम थर्ड की बात करें, ओनली द प्रोटीन्स हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव। अगेन बच्चों सिर्फ अगर हम बात करें तो नो डाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन्स होते हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, बट अकेला सिर्फ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर मैं मायोग्लोबिन की बात करूं तो वो भी आपका बायोलॉजिकली एक्टिव है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला है सिर्फ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो बचता आपका फोर्थ ही है, लेकिन इसको अगर हम समझे, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दिस इज करेक्ट कि बीटा प्लेटेड शीट्स में जो आपके पेप्टाइड चेन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर रहता है। एज इट इज एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट लाइन्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ बेटा मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन आया है आपका मैकेनिज्म और जीओसी दोनों से मिक्स्ड। नाउ इसमें पहले आपको बोला गया है ऑक्सीडेशन एंड देन आपको कंपेयर करना है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। उन्होंने बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो बेटा अगर हम पैरा नाइट्रोटोलुइन का ऑक्सीडेशन किसके साथ कराते हैं, KMnO4 के साथ। और बेटा आपको भी पता है KMnO4 क्या करेगा, बेंजाइलिक H को किस में कन्वर्ट करेगा, COH ग्रुप में। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाउ बेटा अब इसका कंपैरिजन आपने करना है बेंजोइक एसिड के साथ। तो बेटा अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें बेंजोइक एसिड के साथ, तो बेटा आपको पता है NO2 इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटा ये फर्स्ट कंपाउंड के जो कंजुगेट बेस बनेगा
उसको क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल, और कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिडिक कैरेक्टर आपका उतना ज्यादा होगा। दैट्स वाई पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा। तो दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 है बेटा रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो बेटा अगर हम पैरा नाइट्रोटोलुइन का क्या कराते हैं, रिडक्शन, और ये रिडक्शन किस मीडियम में हो रहा है आपका, एसिडिक मीडियम। तो बेटा सबको पता है Sn प्लस HCl NO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, NH2 में, बट बेटा मीडियम एसिडिक है, तो बेटा अगर एसिडिक है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू NH3 प्लस और साथ में बनेगा Cl माइनस। लेकिन बाद में उन्होंने बोला है फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन चूंकि एसिड है तो हम न्यूट्रलाइजेशन किस मीडियम में करेंगे, बेसिक, और जब हम बेसिक मीडियम में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो दिस NH3 विल कन्वर्टेड इनटू NH2। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरामिथाइल एनिलीन। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका पैरामिथाइल एनिलीन। नाउ अब इसका बेसिक कैरेक्टर हमें किसके साथ कंपेयर करना है, एनिलीन के साथ। तो बेटा जब हम इसका बेसिक कैरेक्टर एनिलीन के साथ कंपेयर करेंगे तो सबको पता है बेटा CH3 विल एक्ट एज अ प्लस एच ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दोगे उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। दैट्स व्हाई बेटा फर्स्ट कंपाउंड इज मोर बेसिक देन सेकंड। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 भी सही हुआ और स्टेटमेंट 2 भी सही हुआ। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा 2, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 58 अगर हम बात करें बेटा तो इसमें स्टार्टिंग में आपका रिडक्शन है एंड ऑप्शन डी वाला जो है दैट इज योर हाइड्रोलाइसिस। चलिए क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन आपको एनिलीन एज अ प्रोडक्ट देगा। तो बेटा अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें दैट इज योर रिडक्शन ऑफ साइनाइड, और जब हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2NH2। तो बेटा ये एमीन तो देगा बट एनिलीन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजाइल एमीन। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें बेटा एमाइड विल कन्वर्टेड इनटू NH2। तो बेटा इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर एनिलीन। ऑप्शन सी, दैट इज योर रिडक्शन विद NaBH4, और बेटा आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NO2 का रिडक्शन नहीं करता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड, और जब भी बेटा हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड करेंगे हमारे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बनता है 1 डिग्री एमीन और एक प्रोडक्ट हमारा बनता है एसिड। तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन के फॉर्म में क्या बनेगा, एनिलीन, एंड साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एसिड। तो चलिए क्वेश्चन है कौन कौन सा प्रोडक्ट, कौन कौन सी रिएक्शन आपको एनिलीन देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज योर आंसर 3, B and D. Now move on question number 60। बेटा ये है आपका एग्जाम्पल एल्डोल रिएक्शन का, और अगर हम एल्डोल की बात करें बेटा तो वो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा H। अब बेटा यहाँ पर जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसमें एक के पास अल्फा H है और एक के पास अल्फा H नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्रॉस एल्डोल भी हो सकता है और सेल्फ एल्डोल भी हो सकता है। तो चलिए अगर फर्स्ट कंपाउंड हम बात करें, अगर ये मान लीजिए आपका कहाँ पर जाता है, सेल्फ एल्डोल, तो बेटा सेल्फ एल्डोल में ये कंपाउंड क्या करेगा, एक कंपाउंड के 2 अल्फा H और दूसरे कंपाउंड का C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या जाएगा बाहर, रीजन NaOH हीट है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो in the presence of basic medium and heat, it will undergo for aldol condensation, and आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा that is your option number 4, that is your option number 4।
नाउ अब अगर हम बात करें ये कंपाउंड अगर क्रॉस एल्डोल के लिए जाता है तो अगेन चूंकि इस कंपाउंड के पास 2 अल्फा एच है बट बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा एच नहीं है, तो यहां से अगेन आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर एंड आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा दिस वन। नाउ अब अगर बेटा हम इस क्वेश्चन में इस डबल बॉन्ड को चेक करें तो बेटा इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कंपाउंड क्या शो कर सकता है, GI। तो बेटा यहां पर इस डबल बॉन्ड के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। तो बेटा ऑप्शन 1 दैट इज योर ट्रांस एंड ऑप्शन 1 दैट इज योर सिस एंड ऑप्शन 3 दैट इज योर ट्रांस। तो बेटा इस रिएक्शन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा एंड 4 बनेगा। बट उन्होंने पूछा है द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो बेटा आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 2। सो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। ये आपका जीओसी का क्वेश्चन है जिसमें सवाल ये कह रहा है कि फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एमटीपी ऑर्बिटल विद। तो ये आपका जो कार्बोकैटायन दिया है इसमें एमटीपी ऑर्बिटल रहेगी इस कार्बन की, राइट, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल है। तो इस p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन किसके साथ होगा ये सवाल कह रहा है। तो बच्चों अगर मैं पहला देखूं यहाँ पर इस बेंजीन का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये फील्ड पाई ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगी थ्रू रेजोनेंस, राइट। अगर हम सेकेंड इसकी बात करें, ये जो CH3 है इसको मैं थोड़ा इस तरह लिखूंगी बच्चों, CH2 एंड H। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर सिग्मा ऑर्बिटल इस p के साथ इन्वॉल्व कर रही है बट थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें 2 इंटरेक्शन है, एक पाई बॉन्ड का फील्ड पाई ऑर्बिटल का इस p के साथ जिसको हम रेजोनेंस बोल रहे हैं, और इस सिग्मा ऑर्बिटल का p के साथ इंटरेक्शन जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इस p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन किसके साथ है बेटा, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन का और फील्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस का। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 71। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब बच्चों जिसके अंदर पोल्स बने, यानी जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट हो। तो अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में बताना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोल्स या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो अगर मैं देखूं बेटा ऑप्शंस को, तो ऑप्शन ए में आपका मॉलिक्यूल है ईथर, CH3 CH2 O CH2 CH3 ईथर। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो बी है आप लोग का एल्कोहल, इथेनॉल है CH3 CH2 OH इथेनॉल। सी ऑप्शन है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और डी दे रखा है इसके अंदर एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो अगर मैं बात करूं बेटा किसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी, तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से चलें तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी बाकी के रिस्पेक्ट में। और ये मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस एसिटिक एसिड के अंदर सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी। सो सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी होगी बेटा डी के अंदर होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये कीटोन, एल्कोहल और ईथर, बच्चों इन तीनों में कीटोन बी एल्कोहल अगेन H बॉन्डिंग शो करेगा और इसकी H बॉन्डिंग, लेकिन हाँ इसकी D से कम होगी, लेकिन इन बाकी तीनों में जो B है ड्यू टू H बॉन्डिंग इसकी पोलैरिटी बाकी A और C से ज्यादा होगी। अगर मैं अगेन कंपेयर करूं A और C को, तो A में बेटा ना A में कोई H बॉन्डिंग है और ना ही C में कोई H बॉन्डिंग है, लेकिन इसकी पोलैरिटी कीटोन्स की पोलैरिटी ईथर से ज्यादा होगी क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस ऑक्सीजन की भी। तो इसके कारण जो कीटोन है इसका पोलैरिटी ए से ज्यादा होगी, ईथर से ज्यादा होगी। सो द करेक्ट आंसर इज DBCA। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1।
सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। ये आपका कंबाइंड ऑर्गेनिक प्रिंसिपल टेक्निक्स और बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। The amino acid that gives a red blood color on treating its sodium fusion extract with sodium nitroprusside। तो सबसे पहले ये समझिए कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ब्लड रेड कलर किसके साथ आता है। तो अगर आपका लसाने टेस्ट की बात करें तो Na प्लस कार्बन, सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन, इसकी जब हम रिएक्शन होती है लसाने टेस्ट में पहले स्टेप में, तो यहाँ पर सोडियम थायोसाइनेट बनता है। तो अब जो ये सोडियम थायोसाइनेट बना है इसका रिएक्शन हम कराते हैं FeCl3 के साथ, जिसमें Fe3 प्लस आयन रिएक्ट करेगा HCl माइनस आयन के साथ, और जो हमारा रिजल्टेंट आयन बनेगा FeSCN2 प्लस, जिसका ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर। तो बेसिकली ब्लड रेड कलर तब आएगा जब आपके कंपाउंड के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तब आपका ब्लड रेड कलर इस कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्म होगा। तो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, सीरीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन एंड मिथियोनीन, ये चारों आपके अमाइनो एसिड्स हैं। तो शुरू के जो तीनों अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, इनके अंदर नाइट्रोजन तो होता है लेकिन सल्फर नहीं होता इनके स्ट्रक्चर में। और अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं, मिथियोनीन, तो मिथियोनीन का अगर स्ट्रक्चर का बात करें बेटा, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है, जिसके कारण ये लसाने टेस्ट के बाद आपका FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर देगा। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो ब्लड रेड कलर देगा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 76 की बात करूं, तो ये आपका सिंपली नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा है कि किसके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, हेप्टा 1,6 डाइईन, हेप्टा मीन्स 7 कार्बन्स, तो इसमें 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 6। इसके अंदर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, हेप्टा 1,3 डाइईन, हेप्टा 1 एंड 3, तो अगर इसके अंदर देखो बच्चों, तो इसके अंदर 1 और 3 ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें किसके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो आपका बेटा सेकेंड ऑप्शन ही जा रहा है जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। नाउ मूव ऑन बेटा, क्वेश्चन नंबर 86। अगेन हम बात करें बेटा, तो ये रिएक्शन आया है आपका हाइड्रोकार्बन से, जिसमें पहले आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन, और वो ही दो बेटा सबसे ज्यादा कॉमन रिडक्शन। पहला आपका लिंडार कैटलिस्ट, जिससे आपका जो एल्काइन है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिस एल्कीन में, और दूसरा है आपका बर्च रिडक्शन, जो एल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रांस एल्कीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन आपका स्टार्ट है ट्रिपल बॉन्ड से। अगर बेटा हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, लिंडार कैटलिस्ट, तो बेटा ये लिंडार कैटलिस्ट आपका किस में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्कीन में। और अगर यही रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, बर्च रिडक्शन, दैट इज योर सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो बेटा ये एल्काइन को कन्वर्ट करेगा ट्रांस एल्कीन में, ये एल्काइन को कन्वर्ट करेगा ट्रांस एल्कीन में। नाउ दैट इज योर ऑप्शन L, और ये है आपका कंपाउंड K। चलिए अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, HBr, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, मोर स्टेबल कार्बन पर आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, एंड इट विल गिव आपका कंपाउंड दिस, दैट इज योर M। नाउ नेक्स्ट L का रिएक्शन आपने करवाना है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेटा इट इज एन एग्जांपल ऑफ खराश इफेक्ट, जिसमें हम कौन सा करवाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड, और HBr के साथ है, इट विल अंडरगो फॉर
एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, और ये आपका जो प्रोडक्ट बना है दैट इज योर प्रोडक्ट एन। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, एम एंड एन आर स्टीरियो आइसोमर। तो बेटा अगर हम एम और एन की बात करें तो बेटा इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों का IUPAC सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर हम बहुत ज़्यादा बात करें बहुत डिटेल में तो दे आर पोजीशन आइसोमर। ऑप्शन बी, के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बिल्कुल बेटा, एक कंपाउंड आपका सिस है एंड दूसरा ट्रांस, तो बेटा दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 2। बाकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। के एंड एल आर इनेंशियोमर, तो बेटा के और एल चूंकि दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर तो बेटा दे आर डायस्टियोमर, न कि ये इनेंशियोमर्स होंगे। एंड लास्ट वन, एम एंड एन आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो बेटा दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल, दे आर पोजीशन। तो फाइनल आंसर इज आंसर 2। नाउ बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्ट NCERT से एज सच आया है और इसमें न तो आपको कुछ समझने वाला है, ये आपका जो लास्ट में NCERT में एक टेबल दिया हुआ है विटामिन से, वहाँ क्वेश्चंस बना है आपका जहाँ पे विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनके सोर्स को पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, तो बेटा विटामिन ए आपका किस में मिलता है? कैरेट्स में। तो बेटा ए का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 4। नाउ विटामिन B12, विटामिन B12 ये आपका मिलता है मीट में, तो बी का जो ऑप्शन होगा दैट इज योर ऑप्शन 1। ऑप्शन सी विटामिन ई, और विटामिन ई का जो सोर्स है बेटा दैट इज योर सनफ्लावर, तो सी का जो ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन 2। एंड लास्ट ऑप्शन डी दैट इज योर विटामिन के, विटामिन के का ऑप्शन है ग्रीन वेजिटेबल्स, दैट इज योर ऑप्शन 3। तो अगर हम इसको मैच करें तो ए का ऑप्शन 1, बी का ऑप्शन ए का ऑप्शन 4, बी का ऑप्शन 1, सी का ऑप्शन 2 एंड डी का ऑप्शन 3। तो फाइनल आपका जो आंसर जाएगा दैट इज योर आंसर 3। नाउ मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगेन 2 रिएक्शन का आपका मिक्सचर आया है। पहली जो रिएक्शन है चलिए बात करते हैं, तो उसमें हम बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? CH3COCl in the presence of AlCl3। तो बेटा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा एसीटोफिनॉन, दैट इज योर बेंजीन COCH3। नाउ रिएक्शन नंबर 2 दैट इज NaOCl। बस बेटा यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। रीजन, हम जो नॉर्मली आयोडोफॉर्म पढ़ते हैं उसमें आपको NaOI मिलता है या NaOH+I2 देता है, तो यहाँ पर बस हल्का सा उसने ट्रिक का यूज किया है, दैट इज योर NaOCl। और NaOCl इसका मतलब आपका जो रिएजेंट है वो है NaOH+Cl2, यानी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा आपको पता है इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जिसमें आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और दूसरा ये जो CH3 है इट विल कन्वर्टेड इनटू CHCl3, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। तो बेटा यहाँ 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q। चलिए करते हैं स्टार्ट स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 1, बोथ P एंड Q आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन P में तो आपका C+O ग्रुप है बट Q में आपका कोई भी C+O ग्रुप नहीं है। ऑप्शन 2, if P is the sodium salt of a carboxylic acid and Q is the primary alcohol, again P आपका एसिड का सोडियम सॉल्ट है लेकिन Q आपका कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन 3, P and Q are aromatic compound, again P is aromatic compound बट आपको पता है क्लोरोफॉर्म aromatic compound नहीं होगा। नाउ मूव ऑन ऑप्शन नंबर 4, P gives carboxylic acid on acidification। बेटा यहाँ आपका बन रहा है सॉल्ट, और अगर मैं इस सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराती हूँ H+, तो
तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड। नाउ ऑप्शन इसी का नेक्स्ट, क्यू गिव्स पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड हीट। और बेटा आपको पता है अगर हम क्लोरोफॉर्म को एयर या लाइट में रख देते हैं तो ऑन ऑक्सीडेशन इट विल गिव फॉस्जिंग गैस, और ये फॉस्जिंग गैस आपका क्या होगा, पॉइजनस। तो बेटा दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा दैट इज योर आंसर डी। अब प्यारे बच्चों, आपका नीट का एग्जाम हो चुका है और होपफुली आपका अच्छा गया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। बिल्कुल। और क्यों आर एस सर, जो इसका लेवल है वो कैसा रहा है? बिल्कुल, थोड़ा सा तो देखिए लास्ट टाइम 2025 नीट के लेवल से भी बोले तो ऊपर ही है लेवल। 2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छा करा दिया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। लेकिन 25 का तो रिपीट नहीं है, इतना हार्ड तो नहीं है। नहीं, ठीक है। तो हाँ, जो नीट वाला हुआ है उससे थोड़ा सा अप है। पेपर तो ऊपर ही। तो टोटल अगर देखें मोल मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो टोटल 15 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स जो 12th वाले चैप्टर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और सॉल्यूशन, इनसे 2-2 सवाल है। थर्मोडायनेमिक्स से 3 सवाल आए हुए हैं। हाँ, वही इनऑर्गेनिक में भी वही रिपीट हुआ है सेम, जैसे कोऑर्डिनेशन से 3 से 4 सवाल आते हैं, बॉन्डिंग से वही 3 से 4। तो बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक में पैटर्न चेंज नहीं है, और टोटल 16 क्वेश्चन आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ठीक है बच्चों, अब आप आंसर की मैच कर सकते हो, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जैसे पहला वाला सवाल है तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही देखिए सवाल है। जैसे यहाँ से देखते हैं कि देखिए फॉर्मूला ऑफ टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरे बच्चे कि यहाँ पे देखिए 1 क्लोराइड गिवन है, क्या दिया हुआ है, 1 क्लोराइड गिवन है, राइट। देखिए यहाँ पे नहीं चलने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या ना 1 क्लोराइड गिवन है, ये है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3। तो ये देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। उस पे आएगा नहीं, वो उस पे नहीं चलेगा, आपको इधर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे क्या है कि अगर हम इसमें देखें तो ये है टेट्राएमीन डाइक्लोराइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है ना, एक्वा क्लोराइड। तो H2O के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक्वा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्वा। और क्लोराइड के लिए यूज करते हैं क्लोरिडो। क्या यूज करते हैं, क्लोरिडो। तो यहाँ पे 1 वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, और बेटा 4 एमीन है। NH3 कितने, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो फर्स्ट हो जाएगा, राइट। उसके आगे वाला देखते हैं। हाँ देखिए ये D&F ब्लॉक से क्वेश्चन आया है ना। तो इसमें क्या है कि यहां से अगर हम देखें तो इसमें बेटा क्या है ना कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि द लैंथेनोडाइन हैविंग द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और देखिए मैं इनमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखना चाहूंगा कि देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ये जो आपका होलियम वाला ऑप्शन है, मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ होलियम वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, होलियम की ऑक्सीजन स्टेट दी है आपकी, क्या है, 3 ऑक्सीजन स्टेट दी है। होलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f11 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 एंड देखिए 6s2। अब यहां से क्या है, होलियम के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3। अगर +3 ऑक्सीजन स्टेट चार्ज आएगा तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4f10। अब देखिए f सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। अब हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 8 9 10। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो देखिए हमें सिंपल सी बात है, वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है 49 है, और ये एक फिजिकल केमिस्ट्री से सवाल है। तो इसमें देखते हैं कि पूछा क्या है कि बेसिकली
स्टार्ट किया है कि एक एलिमेंट्री आर्हेनियस प्लॉट दिया हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शंस, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है और R की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट बिकम्स E स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि K बराबर क्या होगा, A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है, ऐसा आर्हेनियस इक्वेशन। लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो ln K किसके बराबर होगा, ln A माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। अब वैल्यूज दी हुई हैं ln A की, और ये y इंटरसेप्ट कितना हो गया हमारा 6, तो ln A की वैल्यू कितनी हो गई 6, ln K और K की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी E स्क्वायर, तो ln E स्क्वायर माइनस EA, एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है 6.64 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन R इंटू टी, R की वैल्यू 8.3 दे रखा है इंटू टी, और यहां से टेम्परेचर कैलकुलेट करने पे ये ln E को आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ln E को 2 ln E की वैल्यू 1, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू दिस मच, और यहां से फिर सॉल्व करने के बाद आपका टेम्परेचर आ जा रहा था 200 केल्विन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 49 इज 200, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये ना ग्रीन, ये भी D&I ब्लॉक का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या है, ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पेस फॉर्म्ड बाय हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर KMnO4 की हीटिंग करते हैं तो देखिए KMnO4 की हीट करेंगे, KMnO4 को अगर हम हीटिंग करते हैं तो ये बेटा मिलता है आपका क्या है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 मिलता है। और ये K2MnO4 जो है ये होता है बेटा हमारा क्या है, देखिए ऑप्शन में, और इसका ऑप्शन जो आ रहा है वो सेकंड, इसको कहते हैं हम क्या है, मैग्नेट आयन। क्या कहते हैं इसको बेटा, मैग्नेट, इसको बोलते हैं हम क्या है, मैग्नेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम परमैग्नेट का जब हीटिंग करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नेट आयन मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या है, 2 ऑप्शन चला जाएगा। और ये ग्रीन कलर की स्पीसीज होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हीटिंग विद NaCl कंसंट्रेट H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। तो बेटा देखो ये ना सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया आपका, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है और हैलाइड से क्वेश्चन है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तो टेस्ट पढ़ते हैं, टेस्ट विद MnO2 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। अच्छा, दोनों की रिएक्शन सेम है, आप देख सकते हो। देखो KMnO4 की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे करूंगा, सॉरी MnO2 की रिएक्शन, सपोज दैट जैसे ये NaCl है, NaCl को बेटा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करता हूं, H2SO4, और यहां पे लेते हैं हम क्या है, MnO2 एज ए क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। मींस जो NaCl है वो क्लोरीन गैस निकलेगी जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका Mn किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा, राइट। और अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn+4 से क्या हो रहा है, Mn2+ में, और ये क्या बोल रहा है, रिजल्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। इसका मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बेटा, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ना वो इनकरेक्ट होगा, राइट। दूसरा अगर हम देखते हैं कि NaI में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे भी हम MnO2 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, MnO2, तो I माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और वही Mn का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि MnO2 क्या किसका बिहेव कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ Mn, तो Mn किस में, यहाँ पे देखो ये +4 में ऑक्सीजन स्टेट में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, Mn क्या है, +2 में। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या है, इनकरेक्ट, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या है बेटा आपका, फर्स्ट। देखिए पहला इनकरेक्ट और दूसरा क्या है, करेक्ट है। ये बहुत ही सवाल है, देखिए ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे और वो भी हेलोजन का दिया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई। क्या है, हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन में चेंज आता है, देखिए यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4th ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है।
यहाँ पे कह रहा है कि FeOX का होल थ्राइस इज क्या है, कायरल, और ट्रांस H2O का OX का होल थ्राइस क्या है, कायरल, यानी कि दोनों को कायरल बोल रहा है। अब मैं देखिए यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये है बेटा आपका क्या है, ऑक्जेलेट, क्रोमियम ऑक्जेलेट का होल थ्राइस यानी कि 3 माइनस। ऑक्जेलेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा OX2 माइनस, इसको बोलते हैं हम क्या है, C2O4 2 माइनस। क्या बोलते हैं, C2O4 2 माइनस। अब देखिए क्रोमियम इस, सॉरी ये क्रोमियम नहीं है, ये क्रोमियम नहीं है बेटा, ये है आपका क्या है, Fe है ना, क्रोमियम नीचे वाला है, ये है Fe। अब यहां पे क्या है, ऑक्जेलेट, तो सबसे पहले क्या है, ऑक्जेलेट में करते हैं हम क्या है, OX2 माइनस, यानी कि C डबल बॉन्ड O माइनस और ये माइनस, यानी कि दोनों सेम एटम है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है बेटा MAA का होल थ्राइस टाइप क्वेश्चन, ये बनता है MAA का होल थ्राइस टाइप क्वेश्चन। अब मैं इसका क्या है, अब यहाँ पे रिंग बन जाएंगी, कितनी रिंग बन जाएंगी, देखिए यहाँ पे जो रिंग बनेंगी वो बनेंगी क्या है, Fe। अच्छा ऑक्सीजन स्टेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, Fe वैसे किस में है, +3 में है, राइट। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। देखिए यहाँ पे ये एक रिंग बन जाएगी, ये OX आ जाएगा, यहाँ पे ये OX आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये OX आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। और वैसे भी आपको पता है जब दो रिंग्स एडजेसेंट पे होती हैं तो हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे बेटा दूसरा स्टेटमेंट देखता हूं मैं, दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, सेम ऑक्जेलेट है उसमें भी, है ना, सेम ऑक्जेलेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोमियम, और ये बोल रहा है ट्रांस मतलब जो रिंग है ऑक्जेलेट की वो क्या आएंगी, ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। क्या आ जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए इसमें तो आपको पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो क्या H2 से कट हो जाएगा, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। यहाँ पे तो क्या है, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। इसका मतलब मुझे पता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बेटा आपका क्या है, करेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ऑप्शन आएगा आपका क्या है, 4th। देखिए स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से है, काफी अच्छा सवाल है। 2 मोल आइडियल गैस के हैं, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ओके, और 100 लीटर से मतलब 10 लीटर से 300 केल्विन पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, और 10 लीटर से कहाँ गया है, 100 लीटर तक। अब डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक तो पहले हमने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस के केस में ये बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, आइडियल गैस है तो आइसोथर्मल है, तो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है तो आइसोथर्मल है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हिट कर सकते थे कि डेल्टा एस सराउंडिंग को तो आप फटाफट निकाल सकते थे कि -Q सिस्टम डिवाइडेड बाई T, और Q सिस्टम एडियाबैटिक हो गया तो ये तो निपट गया, Q की वैल्यू ही 0 है, तो ये फटाफट 0 आ गया। अब जैसे ही ये 0 आया, आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो 1 और या तो 2, और एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा एस सिस्टम तो 0 नहीं होना है, ठीक है। तो फटाफट आप 1 आंसर मार्क कर सकते थे बिना फर्दर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हुए, बट स्टिल देख लेते हैं कि हाँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा एस सिस्टम, क्या इसको आइसोथर्मल मान लें? हाँ बिल्कुल। तो आइसोथर्मल के केस में फॉर्मूला क्या होगा सर? तो NRln V2/V1, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल हैं। R की वैल्यू ऑब्वियसली 2 ले लेंगे, है ना, नहीं R के टर्म्स में ही दिया है, R के टर्म्स में दिया है ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ln 10 आ गया, तो 2.303 log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4.606 R, ठीक है। तो फाइनली योर आंसर इज फर्स्ट फॉर दिस 59 का फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए बेटा ये कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स, फिर देखिए कोऑर्डिनेशन का सवाल है, द कॉम्प्लेक्स हैज फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। और आपको पता है देखो यहाँ पे कि जो फेशियल एंड मेरिडोनियल होता है बेटा, उसमें Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है उसका क्या बनता है, फेशियल एंड मेरिडोनियल। अब देख लीजिए Ma3B3 में, क्योंकि हमें पता है कि देखिए यहां से फेशियल होता है कि एक फेस ये बन जाएगा, यहाँ पे A आ जाए, यहाँ पे A आ जाए,
और यहाँ पे क्या आ जाए बेटा B, तो इसको बोलते हैं क्या है फेशियल, क्या बोलते हैं फेशियल। और ये क्या है आपका, ये आ जाए यहाँ थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ देखिए, और ये आ जाए हमारा, इसको बोलते हैं क्या है मेरिडोनियल, क्या बोलते हैं बेटा मेरिडोनियल बोलते हैं। तो देखिए इसमें Ma3B3 टाइप जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा हमारा 2 वाला, बहुत सिंपल ऑप्शन, ठीक है। तो अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में बेसिकली 3 फिगर्स तक हमें चाहिए और डेसिमल पॉइंट तक, और रिजल्टिंग नंबर्स देखना है कि राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। तो नंबर्स देख लेते हैं क्या। तो 17.0145 है, तो बेसिकली आपको 3 डिजिट तक चाहिए, तो मतलब इतना चाहिए। अब किसको हटाना है 5 को। अब 5 के लिए क्या है, अब 5 को हटाना है तो इससे पहले वाला एक डिजिट देखो 4 है, ठीक है। अब ये क्या है, तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 014 हो जाएगा। अगला वाला देखो क्या है 21.0235। अब ड्रॉप करना है इसको, इतने पहले ही देखना है, तो जस्ट 5 के नंबर से एक पहले नंबर देखो 3 है, ऑड है, ऑड के केस में क्या करते हैं एक बढ़ा देते हैं, तो 21.024 हो जाएगा, ठीक है। तो 17.014 एंड 21.024, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 भी एक मोल कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ सवाल है। इसमें देखते हैं, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन का कंबशन कराना है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लो C4H10, ठीक है, प्लस O2 गिव्स व्हाट CO2 एंड H2O, ठीक है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। बाकी चीजों को बैलेंस करने का अननेसेसरी टाइम नहीं देखना, इन्हीं से इन्वॉल्व कर रखना है। तो 116 नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 116 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 58, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 मोल। अब 2 मोल, इसके 1 मोल से कितना मोल बन रहा है CO2 का 4, तो 2 मोल से कितना बनेगा 2 × 4 8 मोल। 8 मोल का मास कितना आएगा CO2 का, मास CO2 का कितना आएगा, तो 8 × 44। सो करेक्ट आंसर इज योर 352, कितना 352 ग्राम। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63 इज सेकंड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक बार पहली बार इन्होंने ग्राफ पूछा है। ग्राफ में बेसिकली, ग्राफ तो ऐसे देख के डराने की कोशिश है, बस पूछा क्या है बेसिकली 2 रेडियल नोड्स किस ऑर्बिटल में दिख रहे हैं, जहां साई की वैल्यू 0 होगा वही नोड होगा। अब आपको देखना है कि बेसिकली 0 वैल्यू कहां दिख रही है। अब 0 वैल्यू आपको कहां दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, यहां पे बेसिकली 2 जगह दिख रहा है। इस थर्ड वाले C वाले ग्राफ में आपको बेसिकली 2 जगह, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दिख रहा है। D में नहीं, सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही हुआ ABCD में, C वाला ऑप्शन सही हुआ। और C वाले ऑप्शन कहां पे लिखा हुआ है 4th ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 64 का 4th ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बस वही देखना था कि साई की वैल्यू कहां पे 0 है, ठीक है। देखो बेटा ये भी कोऑर्डिनेशन का सवाल है, ये भी सिंपल है। देखो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का पूछ रहा है कि 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको साफ साफ दिख रहा है, देखिए इसमें 1 क्लोराइड बाहर है, इसमें 2 क्लोराइड बाहर है, और इसमें कितने क्लोराइड बाहर है 3। तो कह रहा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट पूछना है। तो देखिए इसको क्या है, अगर मैं यहाँ से लिखूंगा कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 प्लस 3 क्लोराइड है, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा 4th। देखो अगला सवाल, इस तरह का सवाल काफी प्रैक्टिस किया आप लोगों ने क्लास में। अगला सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बेसिकली यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि आयरन प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन +2 में जा रहा है, और इसका आपको E0 बताना है, और कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो आयरन +3 से आयरन का डेटा दिया हुआ है, और आयरन +2 से आयरन का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 2 डेटा दिए हुए हैं, तो पहले इन दोनों डेटा को अकॉर्डिंगली लिखें ताकि ये एक्सप्रेशन आ जाए हमारा, ये फाइनल एक्सप्रेशन है हमारे, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो आयरन +3 बेसिकली हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो हमने लिखा आयरन +3 से आयरन में जाना है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और चला गया आयरन में, ठीक है। और इसका डेल्टा G1 लिख दिया, इसका डेल्टा G1 नॉट लगा दिया, भाई स्टैंडर्ड है नॉट लगा दिया।
और अगला देख रहे हैं कि आयरन +2 से आयरन में गया, तो इसी को जस्ट रिवर्स करके सोचिए, इसका ई नॉट कितना होगा, इसका पहले वाले का ई नॉट कितना होगा, -0.04, ये -0.04 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरे वाले का क्या डेटा दिया हुआ है, इसको रिवर्स करके लिख रहा है। तो आयरन बेसिकली कहां जा रहा है, आयरन +2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको डेल्टा G2 नॉट लिख रहा है, ठीक है। और इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, जस्ट इसको रिवर्स करिए, 0.44 वोल्ट, ठीक है। अब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पे आयरन +3 एक इलेक्ट्रॉन लेके ये जा रहा है आयरन +2 में, ठीक है, और इसका डेल्टा G3 नॉट लिख देंगे। तो बेसिकली डेल्टा G एडिटिव प्रॉपर्टीज है ना, तो डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, और सबके लिए -NF ई सेल लगा देंगे। तो पहले वाले के लिए जब लगाएंगे डेल्टा G1 नॉट के लिए, तो -N की वैल्यू कितनी है 3, F और ई नॉट कितना हो गया -0.04, ठीक है, -NF ई सेल, तो N की वैल्यू 2, F और ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.44, ठीक है। और इसके लिए लास्ट वाले क्वेश्चन के रिएक्शन के लिए N की वैल्यू कितना है, -N की वैल्यू 1, F और ई सेल ये आपको निकालना ई नॉट, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ई नॉट की वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ गया -4×12.12 और इधर से आ गया +0.88, इसको सॉल्व करके 0.76 वोल्ट आ गया, 0.76 वोल्ट आ गया। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67 इज थर्ड ऑप्शन। देखिए ये भी कोऑर्डिनेशन से रिलेट करता है, पोटास एलएम का फॉर्मूला है, और ये आप जानते हो कि देखिए पोटास एलएम, यही एग्जांपल क्लास में कराया जाता है। पहला एग्जांपल कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 क्या है H2। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, 2K प्लस SO4 और 2 माइनस 2Al 3 प्लस 3SO4 क्या है 2 माइनस इंटू क्या है 24 H2। अब पूछ के रहा है इसमें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ K प्लस एंड SO4 आयन, SO4 2 माइनस आयन का जो रेशियो है। तो अगर मैं K प्लस और रेशियो करता हूं इसमें क्या है SO4 2 माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम आयन कितने बेटा 2, उसके बाद सल्फेट कितने 4, तो इसका सिंपली रेशियो कितना आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा आपका सेकंड, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69, एक सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, दो लिक्विड को मिक्स करना है। पहला है एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन ऑलरेडी बोल दिया कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, दस फॉर्म ओबे द रॉल्स लॉ थ्रू आउट द एंटायर कंपोजिशन, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ए में। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये आपके नीट के एग्जाम में भी आया हुआ था, सेम एग्जांपल हम लोग क्लास में भी देखे थे, बिल्कुल सही है, एच बॉन्डिंग शो करते हैं ये, और इसकी वजह से बी ऑप्शन भी सही है। लास्ट वाला देखते हैं सी ऑप्शन, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन, नहीं ये कैसा डेविएशन शो करते हैं बोलो, नेगेटिव डेविएशन। तो ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, एक अच्छा सवाल पूछा हुआ है इलेक्ट्रो से, ठीक है। सॉल्ट XY है, ठीक है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डी बाई हकल लॉन्साइगर इक्वेशन पढ़ते थे कि लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b रूट c, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप दे ही दिया है कि आप लैम्डा m और रूट c का अगर ग्राफ बना रहे हो तो उसका स्लोप दिया हुआ है कितना -90, तो बेसिकली आपको b का वैल्यू दे दिया है 90, यूनिट दिए हुए b की, ठीक है, एट 0.01 मोलर कंसंट्रेशन और लैम्डा m। अब कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है और लैम्डा m की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग लगा ही लेते हैं कि XY के लिए क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b रूट c, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। लैम्डा m की वैल्यू दिया है 145 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b की वैल्यू है 90 और रूट c इज 0.01, ठीक है। तो लैम्डा नॉट m की वैल्यू जो आई 145 प्लस ये 0.1 हो जाएगा तो +9, तो ये आ गया 154,
ठीक है, लैम्डा नॉट एम आ गया। अब लैम्डा नॉट एम आता है, एक्स वाई की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो लैम्डा नॉट एम एक्स वाई के लिए इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम एक्स प्लस लैम्डा नॉट एम वाई माइनस, तो एक्स वाई की वैल्यू है 154 इज इक्वल टू एक्स प्लस का डेटा दिया हुआ है कि 74 है, तो लैम्डा नॉट एम वाई माइनस का पूछ रहा है, तो लैम्डा नॉट वाई माइनस का आ गया 80। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बेटा, ये सिंपल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन आया है और इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर द फील्ड स्ट्रेंथ। आपको पता है कार्बन डोनर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद कौन होते हैं, नाइट्रोजन डोनर, देन क्या है ऑक्सीजन, देन हैलाइड डोनर। तो सबसे पहले कार्बन डोनर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले बेटा आपका जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो CO की हो जाएगी, देन उसके बाद क्या हो जाएगी NH3, एंड देन क्या है H2O, एंड देन उसके बाद क्या है क्लोराइड। और ये क्लोराइड में अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बन जाएगा हमारा क्या है 2। इसमें थोड़ा कंफ्यूज किया है NH3 और H2 में, हमें पता है नाइट्रोजन डोनर स्ट्रांग होते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन ये रेडॉक्स से पूछा हुआ है कि इन एसिडिक मीडियम 10 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद KMnO4 सॉल्यूशन। तो ऑक्सैलिक एसिड का किससे रिएक्शन करा रहा है, KMnO4 के साथ, तो H2C2O4 का रिएक्शन करा रहा है KMnO4 के साथ। तो ऑक्सैलिक एसिड कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सैलिक एसिड जाएगा CO2 में। मैग्नीज कहाँ जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो Mn+2 में जाएगा। तो एन फैक्टर देख लो, इसका एन फैक्टर कहाँ क्या हुआ, ये +7 से लेके कहाँ गया +2 में, तो +7 से +2 कितने का चेंज, 2 का चेंज एटम, सॉरी +7 से +2 कितने का चेंज, तो 5 का चेंज, एटम मैग्नीज के कितने 1, एन फैक्टर इज 5, और इधर है +3 और +3 से कहाँ गया है +4, तो इसका एन फैक्टर आया +3 से +4, एक का चेंज एटम है, तो एन फैक्टर है यहाँ पे 2। अब इनके दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए हमें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट हमारे H2C2O4 के बराबर होंगे, इक्विवेलेंट हमारे KMnO4 के, ठीक है। तो H2C2O4 का डेटा एन फैक्टर इज 2 इंटू मोलैरिटी इंटू 0.25 इंटू वॉल्यूम 10 इज इक्वल टू एन फैक्टर, KMnO4 के लिए एन फैक्टर कितना कैलकुलेट किया हमने 5 इंटू मोलैरिटी निकालनी है हमें KMnO4 की, इंटू वॉल्यूम कितना है 10 ml, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने के बाद मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, तो 0.1, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74 इज सेकंड, ठीक है। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमारा बॉन्डिंग से भी कह सकते हैं, वैसे पीरियोडिक टेबल से भी कह सकते हैं। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, तो इसे बॉन्डिंग में रखेंगे। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम का अगर वैलेंस शेल देखेंगे तो 3s2 3p1, और अगर इस 3p1 तो इसकी जो वैलेंस शेल है वो हमारी कौन सी है थर्ड, तो एक ऑर्बिटल इसमें और 3 ऑर्बिटल इसमें, p में कितने हो गए टोटल 4 ऑर्बिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोरोन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, राइट। तो देखिए बोरोन के पास हमें पता है कि नॉर्मली बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2s2 2p कितना होता है 1। तो अगर इसमें हम लिखेंगे यहाँ से 2s और ये लिखेंगे बेटा हम 2p, तो देखिए इसके नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, चाहे वो H- से बने या फिर किसी हेलोजन से बने, सो दैट हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ 2s है और यहाँ पे 2d है, सॉरी 2p, और 2d ऑर्बिटल इसमें होता नहीं है, तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है बोरोन की वो कितनी हो सकती है 4। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। चलिए अगला सवाल जो है केमिकल काइनेटिक्स से पूछा हुआ है, और मैं बार बार क्लास में इस कॉन्सेप्ट को बताते समय बोलता भी था कि ये सब चीजें अभी तक टच नहीं किया है नीट, लेकिन इस साल पूछा हुआ है। यहाँ पे 2a से प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो 2a से b दे रहा है। बेसिकली आप ऐसा सोचो, यहाँ पे k लिखा हुआ है, रिएक्शन के ऊपर k लिखा हुआ है, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, ka नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा इमेजिन करते थे कि -dA/dt, और यहाँ पे अगर 2 है तो -1/2 इंटू dA/dt इज इक्वल टू k इंटू a पे पावर 0 ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है, a पे पावर 0, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसको सॉल्व करें, ये तो खत्म ही हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे जब सॉल्व करके आएगा तो AT किसके बराबर आएगा, A0 माइनस 2K इंटू टी। तो इसीलिए फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते थे, KA इंटू टी, ठीक है, KA इंटू टी, या इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो -2 इंटू के की वैल्यू पुट कर देते हैं, के की वैल्यू दिया हुआ है 1 और टाइम निकालना है हमें, और AT की वैल्यू कितनी हो गई, जब बोल रहा है द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन, मतलब अब बचा कितना है 0.25 A0, ठीक है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो 2T इज इक्वल टू बेसिकली 0.75 इंटू A0, तो T की वैल्यू आ गई 0.75 और A0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 मोलर, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो टाइम कितना आ गया 0.75 मिनट। कोई चेंज नहीं है, इधर भी मिनट में है, यहाँ पे भी अगर आप रेट में भी देखोगे तो यहाँ यूनिट थोड़ी गड़बड़ लिखा हुआ था, ठीक है, इसको भी मिनट में ही दिया हुआ है, तो टाइम कितना आ गया 0.75 मिनट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 आपका एक आइनिक से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 78 एक आइनिक से सवाल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस करा दिया है इन्होंने। जैसे AgBr के लिए, अगर हम AgBr के लिए देखें तो AgBr को कैसे ब्रेक करेंगे, Ag प्लस और Br माइनस, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S तो ये S, तो KSP किसके बराबर होगा S स्क्वायर के, तो S स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, तो S की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देता है, तो ये 50 अंडर रूट 50 मतलब 49 से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम इसको 7.05 ले रहे हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ले रहे हैं, ठीक है, इतना मोल पर लीटर आ गया, ठीक है। एक तो AgBr का हो गया। अब नेक्स्ट है जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड को कैसे ब्रेक करोगे, जिंक प्लस 2OH माइनस, ये S तो ये 2S, तो S इंटू 2S का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा 4S क्यूब, इसकी वैल्यू है KSP के बराबर। KSP कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, S की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 पे पावर 1/3, ठीक है। तो अब ये बेसिकली 1/1/4 पे पावर 1/3, ये इतना आ रहा है 1/4 पे पावर 1/3 इंटू 3/5, तो 10 टू पावर माइनस 5, ये मोल पर लीटर आ रहा है, ठीक है, इसको देख ले। और एक और बचा हुआ है Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये Hg2 प्लस और 2Cl माइनस में ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये S और ये 2S, तो सेम तरीके से ब्रेक करेंगे जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड में किया था। तो 4S क्यूब की वैल्यू इस केस में कितना आ गई 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, तो S किसके बराबर आ गया 1.3/4 पे पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 6 आ जाएगा, 3/6/18, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा तो सॉल्व करना इसको मुश्किल था, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस देख सकते थे कि 1.3 है, तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि 1 के ऊपर तो जाएगा ही, तो अराउंड इसको 1.1 लिख सकते थे आप, ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर सकते थे क्यूब रूट लेके कि 1.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 1.3 के आसपास आएगा, ठीक है। और 4 पे भी पावर 1/3, तो यहाँ पे भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि हाँ 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके आ सकते थे, क्योंकि देखिए ऑप्शंस पास हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशंस करके आ सकते थे 10 टू द पावर माइनस 6 अंदाजा लगा के। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशंस किया था तो ये आ रहा था 6.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये Hg2Cl2 का आ रहा था, और इसको कैलकुलेशंस पे ये आ रहा था 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। मतलब सबसे आगे कौन डोमिनेट किया, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, और जिंक हाइड्रोक्साइड का। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का
पहला है, फिर आ रहा है सबसे ज्यादा इन दोनों में AgBr का और फिर Hg2Cl2 का। मतलब करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस इज आंसर 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करा है, बट आप बिना घबराए हुए अगर कर देते, इतना सोच पाते, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती इस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 79 एक रिडॉक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे P4O6 में हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि P4O6 अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो यहाँ पे फास्फोरस कितने पे है, +3 पे, और Cl2O7 तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे +7 है ना। Cl2O7 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2x - 14 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, +7। तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो P4O10, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ध्यान होगा तो ये यहाँ पे +5 पे जाएगा, अब +5 और फिर नेक्स्ट सल्फर +6 पे हो गया, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि N2O5 में नाइट्रोजन कितने पे है, +5 पे है। Al2O3 विदाउट एनी एक्सेप्शन एल्युमिनियम +3 पे होगा, और H2S तो सल्फर है -2 में। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है? यस, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79 इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 एक थर्मोडायनेमिक्स से एक सवाल पूछा हुआ है, काफी अच्छा सवाल है। ये सब हम लोग जब डिराइव भी करते थे, हम लोग पूरा एक्सप्रेशंस इसके लिए वर्क डन जब डिराइव किया था तो पूरा एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ था। उसी एक्सप्रेशंस डेरिवेशन के फॉर्म में जब हम लोग आगे बढ़ते थे, उसी का एक छोटा सा फॉर्म पूछ चुका है कि कुछ ऑप्शंस बना दिए हैं उसी से वर्क डन के लिए। तो बिल्कुल एक कार्नट साइकिल को जो हम लोग डिराइव करते थे तो उसी टाइम पे है। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहोगे इस सवाल को करने में कि W1, W2, W3, W4 चारों वर्क डन का प्रोसेस है, ठीक है। और डेल्टा U2 और डेल्टा U4 आर दी चेंजेस इन, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो W1 देखते हैं, W1 क्या है, तो प्रोसेस 1 देख लो। प्रोसेस 1 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप देख सकते हैं T1 से T1 टेम्परेचर सेम है। -nRT, अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल है। फॉर्मूला क्या होता है, -nRT ln V2/V1, तो -n की वैल्यू 1, R × T टेम्परेचर T1 ln V2/V1, V2 फाइनल वॉल्यूम V2 और इनिशियल V1, ठीक है। W2 क्या होगा, W2 कैसे निकालेंगे, तो इस प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हो Q + W और डेल्टा U, ठीक है। आप इधर देख लो, सेकंड प्रोसेस के लिए हम क्या लगा रहे हैं, Q + W और डेल्टा U। और सेकंड प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो Q की वैल्यू 0 है, तो Q की वैल्यू 0, तो W2 इज बेसिकली डेल्टा U2, और डेल्टा U2 आइडियल गैस के लिए NCV × डेल्टा T, N की वैल्यू 1 है, CV × डेल्टा T कितना है, T2 - T1, ठीक है। W3 देखेंगे, W3 क्या होगा, -nRT T कितना है, T2 ln V2/V1 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V4 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V3, ये है। और W4 के लिए भी आप लगा दो सेम। ये किस प्रोसेस के लिए लगाया आपने, सेकंड वाले के लिए। फोर्थ के लिए भी लगा दो आप Q + W और डेल्टा U, क्यों, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक में ये 0 हुआ, और W किसके बराबर होगा, W4, तो W4 = डेल्टा U4, ठीक है। और डेल्टा U4 क्या होगा, NCV नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CV × T2 - T1, T2 फाइनल टेम्परेचर इज T1 - T1 इनिशियल टेम्परेचर इज T2, क्योंकि प्रोसेस कहां से गया, यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शंस कैसे हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस W1, W2 ये तो सिंपली गलत है ना, एरिया आपके कर्व आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन इज W1 + W3 इज -10, तो इन दोनों को ऐड किया है। ऑब्वियसली R की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर R की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो तो आप बिल्कुल W1 + W3 इज दिस एक्सप्रेशन, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, W2 + W4, अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड करें, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो यहां पे प्लस आना चाहिए, डेल्टा U2 + डेल्टा U4, इसलिए ये ऑप्शंस क्या है, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, तो W1 + W2 इज दिस, नो, दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड विथ CV, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80 इज सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 एक सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा हुआ है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग P and Q डेल्टा H मिक्सिंग,
डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, कितना क्या दिया है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या दिया है 0, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या दिया हुआ है, ये भी 0 दिया हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बोला नो इंटरैक्शन बिटवीन, बिकॉज नो इंटरैक्शन बिटवीन पी एंड क्यू। अब सॉल्यूशन पी एंड क्यू के बीच में तो इंटरैक्शन होगा ही। हम लोग ये बोलते हैं कि जो इंटरैक्शन पी के बीच में है, जो इंटरैक्शन क्यू के बीच में है, वही इंटरैक्शन पी और क्यू के बीच में है। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि पी और क्यू के बीच में इंटरैक्शन नहीं है। तो आर इज रॉन्ग, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर फॉर 81 इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 81। देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेशन से सवाल है भी, इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे पूछा है कि हाई स्पिन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर, किस कॉम्प्लेक्स के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हाई है। तो अगर मैं इसमें देखूं, देखिए टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 3d2 4s2, और अगर टाइटेनियम के ऊपर मैं +3 चार्ज रख देता हूं तो बेटा ये आ जाएगा 3d1, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है MnCn का होल 6, तो बेसिकली क्या है Cn जो माइनस है वो बेटा हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो क्या होता है लिगेंड, क्या होती है पेयरिंग ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन Mn का जो ऑक्सीजन स्टेट है Mn के ऊपर कितना है +3, यानी कि Mn का जो होता है 3d5 4s2, अगर 3+ का चार्ज आ जाता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d4 होगा। अब आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थर्ड ऑर्बिटल तक क्या होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, पेयरिंग थर्ड के बाद ही होती है। तो यहां से अगर मैं ये देखूं, देखिए ये 1 2 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो इसका जो म्यू स्पिन आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 2.89 बोहर मैग्नेटोन, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, हाई होगा। अब अगर नीचे वाले में देख लेते हैं, Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3, तो यहाँ आ जाएगा क्या है इसका Fe +3 में है, तो Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, और अगर +3 का चार्ज लगा दिया तो बेटा आएगा इसमें 3d5। ठीक है, सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और ये आपको पता ही है कि कोबाल्ट 3+ है, क्या होगा 3d6, और यहाँ पे NS3 कैसा है बेटा हमारा, ये भी हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 0। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं बेटा, सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सो दैट इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका क्या है सेकंड। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है कि n इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, d के साथ, और बोल रहा है कि at 60 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ n and d आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। तो दोनों को क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन इक्वल है, तो इसका Kc का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो Kc का वैल्यू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C, और ये वैल्यू बराबर आ गई, तो Kc की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो Kc की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से हम लोग डेल्टा G0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा -RT/ln K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम Kc, और Kc की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो ये वैल्यू हुई डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो डेल्टा G0 की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, डेल्टा G0 1 आ गया, तो अब यहाँ पे डेल्टा H भी दिया हुआ है, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। ठीक है, तो डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी है 0 आ गई, और डेल्टा H0 की वैल्यू दिया है 666 किलो जूल में दिया हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा S0 की भी वैल्यू किलो जूल में ही चाहिए, तो कोई दिक्कत चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको हमने चेंज किया, तो ये केल्विन में, तो 333 केल्विन आ गया, तो ये 333 इंटू डेल्टा S0, तो डेल्टा S0 की वैल्यू जो है वो आ गई वैल्यू 2, और यूनिट लिख देंगे क्या, किलो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 83 इज सेकंड ऑप्शन। ये डी ब्लॉक से सवाल आया, ठीक है, और इसमें कह रहा है, देखिए ये इसमें कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बेसिकली इसमें ना जनरली दिया है।
अब जनरली में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्योंकि 3D 4D 5D सीरीज में 5D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो ठीक है, लेकिन ये जनरली दिया है तो जनरली में ऐसे कंपैरिजन तो की नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है, और ऑब्वियसली 3D सीरीज के जो ट्रांजिशन मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मतलब जो असर्शन है, असर्शन बेटा वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट। अब कह रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D के भी पार्टिसिपेट करते हैं और 4s के भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब रीजन भी क्या हो गया इसका, करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा बेटा वो जाएगा ए, और यानी कि रीजन भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बेटा आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन जाएगा, राइट। तो ये अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है कि वो कंपैरिजन करे, पर जो पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन है इसका वो आपका सेकंड ही होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन सवाल है, हल्का सा कॉन्ट्रडिक्टरी है ये भी। इसमें क्या पूछा है, देखिए बहुत शानदार सवाल है, और ऐसा जेईई मेंस में ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की लोअर है, ऑब्वियसली हमें पता है, देखिए कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। हमें पता है अक्रॉस द पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, राइट, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा आपका कितना है 2p3, और इसका कितना है 2p4, और इसका कितना है 2p5। ऑब्वियसली नाइट्रोजन इससे जंप कर जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से क्या है, कम है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन लोअर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये तो बेटा करेक्ट हो गया, यानी कि असर्शन जो है आपका वो बेटा करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम रीजन पे। तो रीजन कह रहा है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O लीड्स टू द स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन से देखूं तो ऑक्सीजन में बेटा क्या है 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2s2 2p3। ऑब्वियसली बात तो सही है भाई, बात तो सही कह रहा है। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बात तो सही है कि हाफ फील्ड p ऑर्बिटल में जा रहा है। इसका मतलब जो रीजन है वो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है। लेकिन बेटा इसमें ये नहीं कह रहा है कि नाइट्रोजन, ये नहीं कह रहा है कि नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है किससे, ऑक्सीजन से। वो कह रहा है ऑक्सीजन की कम है, इसका कारण बताओ, इसका रीजन क्या है। तो देखिए रीजन तो ये ठीक है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा और वो स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा बेटा आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकंड। लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इस सवाल में, क्योंकि हो सकता है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो उसका बहुत ज्यादा ये नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड ही बनेगा कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक ये सवाल है 87 वाला, है ना। ये देखिए बॉन्डिंग से क्वेश्चन है आपका, और बॉन्डिंग से बहुत अच्छा सवाल है ये पूछ लिया। और एक क्वेश्चन हमेशा बॉन्डिंग से आता ही है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्पेशली। कह रहा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नियोन, और नियोन का जो होता है आपका फुली फिल्ड होता है। नियोन होता है बेटा 2s2 2p6, यानी कि इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बनाएंगे तो हमें पता है, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये है 2p, ये भी हमारा क्या है 2p है। अगर यहाँ से ले जाएंगे तो ये सिग्मा आ जाएगा, ये बेटा हमारा क्या है पाई आ जाएंगे, ये हमारे पाई स्टार आ जाएंगे, और ये आ जाएगा बेटा हमारा सिग्मा स्टार, यानी कि ये आ जाएगा पाई स्टार, ये भी पाई स्टार, और ये आ जाएगा सिग्मा स्टार। अब हमें पता है कि 2p क्या होता है, 2p6 होता है इसमें, क्योंकि फुली फिल्ड होता है, 2s2 2p6 होता है। तो 2p6 में अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो देखिए हमें पता है ये 2p6, ये भी हमारा क्या है 2p6। बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियसली इसमें 0 है, नियोन है, ये नियोन है। अब मुझे 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखिए क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये पूछ रहा है इसमें कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताइए, यानी कि हमें पता है कि देखिए एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसे बढ़ जाता है ऊपर की साइड। तो इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, वो बेटा हमारा हो जाएगा सिग्मा स्टार। तो इसका सिग्मा स्टार जो 2p है सबसे क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमो। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा बेटा आपका फर्स्ट। ठीक है, देखिए बच्चों ये भी बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, और अक्सर वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन आता ही है। आप चाहे
नीट में अक्सर एक सवाल आता है, लेकिन इस बार ये पहली बार दिया है ये क्वेश्चन जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन को मिक्स कर दिया। कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं था नीट में कि कोऑर्डिनेशन को मिक्स करे, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिक्स कर दिया है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का वेटेज काफी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई PCl5, मुझे पता है PCl5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 बॉन्ड बनते हैं इसमें। तो ये जो ज्योमेट्री होती है ये होती है बेटा TBP यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि जो ए का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दूसरा आता है हमारा BRF5। अच्छा BRF5 में क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। तो यहां पे इसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो बी का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, बी की जो मैचिंग आएगी वो आएगी किससे, स्क्वायर पिरामिडल, मतलब क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे क्या है, यह आता है सी वाला ऑप्शन। तो यह आता है BF4 माइनस। आपको पता है बोरोन के 4 बॉन्ड बनने और ऑब्वियसली वो टेट्राहेड्रल होगा। तो देखिए बोरोन में क्या होता है, ये है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अदरवाइज बोरोन नॉर्मली 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, बट एक नेगेटिव चार्ज भी है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो इसमें कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4। और ये हो जाएगा बेटा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सी का जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अगर डी की बात करें तो डी कोऑर्डिनेशन का है, और हमें पता है कि निकल किस में है बेटा, +2 में, +2 चार्ज है। और Cn जो माइनस है, Cn माइनस क्या होता है आपका, SFL होता है। इसका मतलब पेयरिंग होगी इसमें, ये होता है हमारा 3D8 और 4s कितना हो जाएगा, 0। तो अगर जब हम यहां से पेयरिंग कर देंगे, और पेयरिंग केस में होती है 4 ऑर्बिटल तक होती है स्क्वायर प्लेनर में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर होगा। और स्क्वायर प्लेनर में जो पेयरिंग होती है वो हमारी कहां तक होती है, 4 ऑर्बिटल तक, क्या एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देन उसके बाद क्या होती है, पेयरिंग होती है, राइट। तो यहां से क्या है, उसके बाद आता है आगे S और P। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा क्या है, DsP2, जिसको बोलते हैं क्या है, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डी का हो जाएगा सेकंड। तो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना, इसका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों होपफुली आपके लिए ये सॉल्यूशंस हेल्पफुल रहे। नाउ बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। भगवान करे आपका डॉक्टर बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो। पूरी स्कॉलर्स गैंग की टीम की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड विशेस। थैंक यू।